हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैक फन मैक इट फनी। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। मतलब आपने किसी एक फॉर्म में एनर्जी दी, वो किसी और फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना इसका डिस्ट्रक्शन होता है, इसको केवल कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ का बेसिक कंसेप्ट यही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक है क्लोज्ड सिस्टम और एक है फॉर ओपन सिस्टम। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन क्लोज्ड सिस्टम। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले जूल्स एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। जेम्स जूल ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने एक इंसुलेटेड कंटेनर में वाटर लिया। इंसुलेटेड कंटेनर मतलब जिसमें ना हीट अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। उन्होंने इंसुलेटेड कंटेनर में वाटर लिया और एक अरेंजमेंट बनाया जहां स्टिरर से ये मास कनेक्टेड है। जब ये मास ऊपर से नीचे मूव होता है तो ये स्टिरर रोटेट करता है। फिर जो ये गिवन मास है वो अपने इनिशियल पोजीशन से नीचे इस पोजीशन में आता है और ये स्टिरर रोटेट करता है। इस स्टिरर के रोटेट करने के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है। इसके कारण इस वाटर का टेम्परेचर राइज होता है, जिसे जूल ने एक थर्मोमीटर से मेजर किया। मान लीजिए इनिशियली थर्मोमीटर में टेम्परेचर ये था और फाइनल ये हो गया, टेम्परेचर राइज हुआ। अब उन्होंने सेकेंड टाइम में इस इंसुलेशन को रिमूव कर दिया ताकि इस वाटर के अंदर जो हीट कंटेंट है वो रिलीज़ हो सके। तो हीट क्यों रिलीज़ होती है? फिर उनकी फाइंडिंग क्या थी? उन्होंने देखा जो ये नेट हीट रिलीज़ हुई वो सेम इक्वल है जो उन्होंने वर्क परफॉर्म इनिशियली किया था। उन्होंने वर्क कितना परफॉर्म करा था? वो था mgh से उन्होंने कैलकुलेट किया और उस वर्क को मेजर किया, उसकी वैल्यू और जो बाद में हीट रिलीज़ हुई थी उसकी वैल्यू सेम आई। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन नेट हीट के इक्वल होता है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस मतलब होता है इफ़ अ सिस्टम आफ्टर परफॉर्मिंग वेरियस प्रोसेसेस again finally comes to its initial position then it is called a cycle। मतलब अगर सिस्टम वेरियस प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है तो उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो जूल ने क्या कंक्लूजन दिया कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट वर्क इंटरेक्शन होता है वो नेट हीट इंटरेक्शन के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी साइक्लिक प्रोसेस में W1 सराउंडिंग ने वर्क किया, W2 सिस्टम ने वर्क किया, Q हीट सिस्टम से रिजेक्ट हुई और Q2 हीट सिस्टम में आई। तो जो नेट वर्क है, नेट वर्क मतलब हम मानते हैं कि सिस्टम वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव है और जो सराउंडिंग वर्क कर रहा है वो नेगेटिव है। तो -W1 + W2 इक्वल्स टू, और जो हीट अंदर आ रही है वो पॉजिटिव है और जो सिस्टम से बाहर जा रही है वो हीट नेगेटिव है। तो ये कंक्लूजन है, नेट वर्क इंटरेक्शन इक्वल्स टू नेट हीट इंटरेक्शन होता है। तो देखिए हम स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो जूल्स लॉ है और लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। तो जूल्स एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट
of first law of thermodynamics given by Joule for a closed system. हम closed system के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ओपन सिस्टम के लिए बाद में करेंगे. For a closed system undergoing a cycle, net heat interaction is equal to net work transfer. It is valid for both reversible as well as irreversible process. हमने डिस्कस कर लिया है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट वर्क इंटरेक्शन है वो नेट हीट इंटरेक्शन के इक्वल होता है और ये दोनों के लिए वैलिड है. आइदर प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इट इज़ इरिवर्सिबल. तो देखिए, इन अ साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट इंटरेक्शन इक्वल्स टू नेट वर्क इंटरेक्शन. ये साइक्लिक, ये जो साइन है साइक्लिक बताता है. इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब एडिशन, और ये साइक्लिक, क्लोज्ड मतलब साइक्लिक. तो जो नेट हीट इंटरेक्शन है वो नेट वर्क इंटरेक्शन के इक्वल हो जाएगा. अब अगर आप देखें तो दो कंक्लूजन आते हैं. एक, हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है. जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है उसमें नेट वर्क इंटरेक्शन पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. तो उसमें जो नेट हीट इंटरेक्शन है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं. फिर जो पावर एब्जॉर्विंग डिवाइस हैं जैसे रेफ्रिजरेशन और हीट पंप, यहाँ पे नेट वर्क इंटरेक्शन नेगेटिव होता है क्योंकि ये पावर एब्जॉर्विंग होते हैं. तो यहाँ पे जो नेट हीट इंटरेक्शन है वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों इक्वल होंगे. सो जूल एक्सपेरिमेंट से हमें रिलेशन मिला कि नेट वर्क इंटरेक्शन इन अ साइकिल इक्वल्स टू नेट हीट इंटरेक्शन. एक क्लोज्ड साइकिल में और एक साइकिल में जो नेट वर्क इंटरेक्शन है वो नेट हीट इंटरेक्शन के बराबर होता है. तो इस रिलेशन से हमको 4 कॉन्सिक्वेंस मिलते हैं. अभी हम चारों कॉन्सिक्वेंस को देखेंगे, उसके बाद इनकी डिटेल स्टडी करेंगे कि है क्या. तो पहला कॉन्सिक्वेंस है कि हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन. क्यों? क्योंकि नेट वर्क इंटरेक्शन हीट इंटरेक्शन के बराबर है और हमने पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क जो है वो पाथ फंक्शन होता है, तो हीट भी पाथ फंक्शन होगा. दूसरा है एनर्जी इज़ अ प्रॉपर्टी, इसको हम डिस्कस करेंगे. थर्ड है एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. सिंस यूनिवर्स इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम इट्स एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. आइसोलेटेड सिस्टम की, जो आइसोलेटेड है, जिसका हीट और मास इंटरेक्शन बाहर सराउंडिंग से नहीं हो रहा है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है हमेशा. और यूनिवर्स भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी भी हमेशा कांस्टेंट रहती है. फोर्थ है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड PMM1 इज़ इम्पॉसिबल. PMM1 मशीन इम्पॉसिबल है. अब हम इनको डिस्कस वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो पहला कॉन्सिक्वेंस था हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन. सिंस हमने पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क इंटरेक्शन जो है वो पाथ फंक्शन होता है. मतलब जो वर्क 1 से 2 के बीच में होगा, मतलब जो वर्क प्रोसेस A से होगा या पाथ B से होगा और पाथ C से होगा, ये सभी वर्क अलग अलग होंगे. दो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, फिर भी जो पाथ अलग अलग हैं तो वर्क भी अलग अलग होगा. उसी तरह हम हीट के साथ भी कह सकते हैं कि हीट इंटरेक्शन भी पाथ फंक्शन है जो कि पाथ पे डिपेंड करती है. तो हमने वर्क में क्या क्या पढ़ा था कि वर्क ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री एंड इज़ एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल. सिमिलरली हम हीट के लिए भी कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन, यह पाथ फंक्शन है, डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री. ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, मतलब किस पाथ से आपकी प्रोसेस हुई है. तीसरा है इज़ एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल. हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं कर सकते, इसलिए हम डेल क्यू से इसको डिनोट करते हैं. तो हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन, डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री एंड इज़ एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल. इस पॉइंट को लिख लीजिए आप. दूसरा पॉइंट है हीट ट्रांसफ़र इज़ बाउंड्री एंड ट्रांजिएंट फिनोमेना.
जैसे कि वर्क ट्रांसफ़र बाउंड्री और ट्रांजिएंट फिनोमिना है, इसी तरह हीट ट्रांसफ़र भी बाउंड्री और ट्रांजिएंट फिनोमिना है। मतलब ये कोई बॉडी कंटेन करके नहीं रखती, ये ट्रांसफ़र होता है बाउंड्री के थ्रू। यहाँ उसी तरह एग्जाम्पल में शो किया है, यहाँ 3 पाथ हैं स्टेट 1 से 2 के बीच में। पहला A, B, C। तीनों पाथ में क्योंकि वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम व्हेन एक्सटेंडेड टुवर्ड्स वॉल्यूम साइड। तो ये इस साइड एक्सटेंड करेंगे तो ये वर्क है। तो तीनों पाथ का जो हैज्ड एरिया है वो डिफरेंट है, वर्क डिफरेंट है, तो हीट इंटरेक्शन भी डिफरेंट होगा। पहला कंक्लूजन यही था, पहला कॉन्सिक्वेंस था हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन। हमारा सेकंड कॉन्सिक्वेंस था कि एनर्जी इज़ अ प्रॉपर्टी, एनर्जी प्रॉपर्टी है। ये कॉन्सिक्वेंस कैसे आएगा, ये पता चला कि आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में किसी भी पाथ से आएँ, किसी भी पाथ से आते हैं तो जो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू है ये कांस्टेंट होता है। डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू होता है, वो कब होता है, साइकिल में। लेकिन हम यहाँ साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्टेट से स्टेट 1 से स्टेट 2 में आए, 3 प्रोसेस हैं, एक है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। तो आप किसी भी पाथ से आएंगे, ए पाथ से, बी पाथ से या सी पाथ से, तो आप देखेंगे डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या समझ में आया कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू अगर आप ए पाथ से जाएंगे तो इक्वल होगा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू अगर आप बी पाथ से जाएंगे और सी पाथ से जाएंगे। तो ये समझ में आया कि दो हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र आर इंडिपेंडेंटली पाथ फंक्शन बट देयर डिफरेंस आर पॉइंट फंक्शन। हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र पाथ फंक्शन है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करते हैं आप किस पाथ से जा रहे हैं। अगर आप ए पाथ ट्रेवल करते हैं 1 से 2 जाने के लिए तो हीट ट्रांसफ़र अलग होगा, वर्क अलग होगा। अगर बी पाथ चूज़ करते हैं तो अलग होगा, सी पाथ चूज़ करते हैं तो अलग होगा, लेकिन इनके डिफरेंस कांस्टेंट रहते हैं। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और पाथ पे कौन डिपेंड नहीं करता है, प्रॉपर्टीज़। तो इससे समझ में आया कि इनका जो डिफरेंस है वो एक प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि आप किस पाथ से स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इनका जो डिफरेंस है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू वो सिस्टम में एक एनर्जी चेंज के फॉर्म में स्टोर हो जाता होगा। कैसे, मान लीजिए इस सिस्टम को आपने क्यू हीट दी, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसने कुछ डब्ल्यू वर्क किया होगा और कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हो गई होगी। जो पहले मान लीजिए डेली, मतलब पहले कुछ एनर्जी होगी E1, फिर बाद में E2 हो गई होगी, इनका चेंज डेली। तो इससे समझ में आया कि इनका जो डिफरेंस है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू ये चेंज इन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता होगा सिस्टम में। मतलब इतनी एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो चुकी है। तो जो ये रिलेशन है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन अ प्रोसेस। साइकिल में क्या होता है, अगर आप स्टेट 1 से गए, प्रोसेस हुई, फिर बाद में फिर से आप स्टेट 1 में रिटर्न कर जाते हैं, तो ये साइकिल होती है। और साइकिल में क्या होता है, जो नेट वर्क इंटरेक्शन होता है वो नेट हीट इंटरेक्शन के इक्वल हो जाता है। लेकिन प्रोसेस में क्या होता है, जो इनका डिफरेंस है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू
ये हमने देखा हमेशा कांस्टेंट आता था किसी भी पाथ से ट्रेवल करेंगे, तो मतलब इनका जो डिफरेंस है, इंडिविजुअली दे पाथ फंक्शन है हीट ट्रांसफ़र और वर्क, लेकिन इनका डिफरेंस एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी हो गई चेंज इन एनर्जी। क्योंकि कुछ सिस्टम ने हीट ली, कुछ वर्क परफॉर्म किया और कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, तो इनके डिफरेंस को हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि वो है चेंज इन एनर्जी। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज्ड सिस्टम। अभी हम क्लोज्ड सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो ये रिलेशन है वो वैलिड है बोथ साइकिल एज वेल एज प्रोसेस के लिए। प्रोसेस के लिए तो ये हो गया, साइकिल के लिए कैसे कि साइकिल में ये प्रॉपर्टी है तो ये ज़ीरो हो जाएगी, तो आप देखिए अपने आप ही रिलेशन डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू हो जाएगा। तो जो आपका रिलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल ई, ये वैलिड है साइकिल एज वेल एज प्रोसेस के लिए। साइकिल के लिए सिंपली इसको ज़ीरो रखना है। अब ये जो है ये वैलिड है रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रिलेशन है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों ही केस में वैलिड होता है। मतलब कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रही है या बहुत फास्ट हो रही है, ये रिलेशन हमेशा वैलिड करेगा। डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल ई, ये हमेशा वैलिड होगा, रिवर्सिबल हो प्रोसेस या इरिवर्सिबल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, द क्वांटिटी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू comes out to be same between same initial and final points irrespective of the path, hence it must represent a change in property. The property is called energy. तो हमने क्या देखा कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू हमेशा कांस्टेंट आता था, है ना, तो ये ज़रूर प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर सेम इनिशियल और फाइनल कंडीशन हो तो प्रॉपर्टी सेम होती हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पाथ, तो ये ज़रूर कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया एनर्जी। तो क्लोज्ड सिस्टम में हमने क्या देखा, हमने ओपन सिस्टम नहीं पढ़ा अभी। क्लोज्ड सिस्टम में हमने देखा डेल क्यू इक्वल्स टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे डेल डी ई क्या है, चेंज इन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है हमने क्लास में पढ़ा था, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी जो कि काइनेटिक पोटेंशियल होती है, और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जो थर्मल, एटॉमिक, केमिकल, न्यूक्लियर, इन सब का सम होती है। तो टोटल एनर्जी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का सम होती है, और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उनके सम को इंटरनल एनर्जी। तो हमारा एजम्पशन है कि जो हमारा सिस्टम है उसके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वो हमारा सिस्टम स्टेशनरी है। तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी कैंसिल हो जाती हैं, बचती हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जो कि इंटरनल एनर्जी है। तो डी ई को हम रिप्लेस कर देंगे डी यू से, केवल इंटरनल। मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि माना हमारा सिस्टम स्टेशनरी है। तो डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू हमारा रिलेशन हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या देखा कि वर्क दो प्रकार के होते हैं, एक बाउंड्री वर्क जैसे पिस्टन सिलेंडर, और सेकंड है अदर वर्क जिनमें शाफ्ट वर्क आ जाता है और इलेक्ट्रिकल वर्क। तो अगर हम अदर वर्क को ज़ीरो माने और क्वाजी स्टैटिक और रिवर्सिबल माने वर्क को, ये हमारा अदर वर्क नहीं हो रहा है, पिस्टन सिलेंडर का ही वर्क है और ये रिवर्सिबल है, क्वाजी स्टैटिक है। तो रिवर्सिबल के केस में जो डेल डब्ल्यू है वो पी डब्ल्यू से पी डी वी से रिप्लेस हो जाएगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, पी डी वी से जो वर्क है वो रिप्लेस हो जाएगा। देखिए डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन हम डेल डब्ल्यू को जब पी डी वी से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब बाउंड्री वर्क, पिस्टन सिलेंडर, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो ये रिवर्सिबल हमारी कंडीशन है। हम मानते हैं कि क्वाजी स्टैटिक और रिवर्सिबल है। तो ये जो ऊपर का केस है
वो दोनों के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन जो नीचे वाला केस है डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ये रिवर्सिबल क्वाजी स्टैटिक के लिए पॉसिबल वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है। जहाँ हमने डेल डब्ल्यू को पी डी वी वर्क से, बाउंड्री वर्क से रिप्लेस कर दिया। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम में क्या सीखा कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट दो फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक वर्क के फॉर्म में और दूसरी वो स्टोर हो जाती है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में। अगर वो सिस्टम हम अगर एज्यूम करते हैं मैक्रोस्कोपिक जो एनर्जीज़ हैं उनको निगलेक्ट करते हैं, मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को निगलेक्ट करते हैं, मानते हैं हमारा सिस्टम स्टेशनरी है ना, तो डेल क्यू हमने कुछ हीट दी, कुछ वर्क हुआ डेल डब्ल्यू और कुछ एनर्जी डी यू डेल यू के फॉर्म में सिस्टम में स्टोर हो गई। और थर्ड कॉन्सिक्वेंस था एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसका सराउंडिंग से ना तो हीट इंटरेक्शन हो रहा है ना मास इंटरेक्शन हो रहा है। ये सिस्टम का सराउंडिंग से हीट इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है, मतलब ना वर्क हो रहा है ना हीट आ रही है सिस्टम में, ना सिस्टम से हीट जा रही है ना सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस केस में क्या होगा, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी। कैसे, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। आइसोलेटेड सिस्टम के केस में डेल क्यू और डेल यू ज़ीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब हमेशा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी आइसोलेटेड सिस्टम के केस में। और जो हमारा यूनिवर्स है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये कंक्लूजन आता है एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। अब फोर्थ कॉन्सिक्वेंस आता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज़ इम्पॉसिबल। अब ये परपेचुअल मोशन मशीन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड और PMM1। परपेचुअल मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूसली। तो PMM1 क्या होती है कि एक ऐसी मशीन है जो लगातार वर्क देती जा रही है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हीट, without providing any heat a machine is giving continuously work, that machine is called perpetual motion machine। perpetual मतलब लगातार, continuously। तो a machine or device which violates the first law of thermodynamics is called PMM1। PMM किसको violate करती है, first law of thermodynamics को। such a machine will give continuous work without receiving energy from other system। मतलब ये जो मशीन है ये लगातार वर्क करते जा रही है विदाउट रिसीविंग एनी एनर्जी। इन अदर वर्ड सच अ मशीन विल क्रिएट एनर्जी thus violating the first law of thermodynamics। इसका मतलब है ये जो मशीन है ये एनर्जी जनरेट कर रही है विदाउट टेकिंग एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्स। कहीं से एनर्जी बिना लिए ये वर्क और हीट दोनों ही एनर्जी के फॉर्म है, तो बिना हीट लिए, बिना एनर्जी लिए ये कंटिन्यूसली हीट वर्क के फॉर्म में देते जा रही है। इसे हम PMM1 बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये कैसे वायलेट करती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक एनर्जी दिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का कभी क्रिएशन नहीं किया जा सकता ना उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। मतलब आपने हीट के फॉर्म में एनर्जी दी, वो वर्क के फॉर्म में जाएगी या इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी सिस्टम में, लेकिन सिस्टम अपने आप एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता, अपने आप वर्क नहीं दे सकता। तो ये होती है PMM1 मशीन जो अपने आप
वर्क देती जा रही है विदाउट रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। तो हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या था कि ऐसी PMM1 जो है वो इम्पॉसिबल है। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। ये हमारा फोर्थ कंक्लूजन था, फोर्थ कॉन्सिक्वेंस था कि ऐसी कोई मशीन कभी हो ही नहीं सकती कि बिना एनर्जी लिए वो आपको एनर्जी देती जाए या वर्क देती जाए। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, व्हाट इज एंथैल्पी। ये एंथैल्पी क्या होती है? देखिए, ड्यूरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ स्टीम टर्बाइन्स डन बाय मोलर, द टर्म U plus PV appeared very frequently and for convenience it was named as enthalpy। एक मोलर थे, वो कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे थे स्टीम टरबाइन में। तो उन्होंने क्या दिखा, U plus PV टर्म बार बार आता है उनके डेरिवेशन में। जब भी परफॉर्म कर रहे थे U plus PV बार बार आ रहा था, तो उसको कन्वीनियंस के लिए उन्होंने H से रिप्लेस कर दिया और उसको नाम दे दिया एंथैल्पी। एंथैल्पी कुछ नहीं होती है, बस H इक्वल्स टू U प्लस P इंटू V, इनके सम को एंथैल्पी बोल देते हैं। तो एंथैल्पी सिंबलाइज्ड H, ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट, is the sum of internal energy of matter and the product of its volume multiplied by its pressure। इंटरनल एनर्जी और P इंटू V का सम होता है। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज H इक्वल्स टू U प्लस PV। एंथैल्पी इज अ क्वांटिफिएबल स्टेट फंक्शन एंड द टोटल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। एंथैल्पी जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है, ये स्टेट फंक्शन होती है, स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे नहीं। और टोटल एंथैल्पी सिस्टम की मेजर नहीं करी जा सकती, इसलिए हम चेंज इन एंथैल्पी मेजर करते हैं हमेशा, डेल एच। वैसे ही इंटरनल एनर्जी भी हम चेंज ही मेजर करते हैं हमेशा। द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज मेजर्ड इंस्टेड। एंथैल्पी चेंज ही हमेशा मेजर किया जाता है। तो ये हो गई एंथैल्पी। अब स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है, इसी को H को स्मॉल h से रिप्लेस कर दीजिए, U को स्मॉल u से रिप्लेस कर दीजिए, प्लस P इंटू स्मॉल v। इसकी यूनिट हो जाती है किलो जूल पर केजी। इसकी यूनिट है किलो जूल। स्पेसिफिक कहीं भी लग जाए टर्म, ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है, लिख लीजिएगा स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक कहीं भी लग जाए टर्म तो इसका मतलब होता है पर केजी। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब किलो जूल पर केजी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। ये इक्वल्स टू होती है स्मॉल u, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। इसकी भी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। इंटरनल एनर्जी किलो जूल, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरनल एनर्जी को कैपिटल U से। कैपिटल U से इंटरनल एनर्जी, स्मॉल u से स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, प्लस P इंटू V। वॉल्यूम यहाँ पे स्मॉल v हो जाता है, जो कि मीटर क्यूब पर केजी होता है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है V, वो मीटर क्यूब है, यहाँ पे मीटर क्यूब पर केजी में है। तो ये हो गया स्पेसिफिक एंथैल्पी का कंसेप्ट। तो ये वीडियो लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम डिस्कस करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं या कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।